नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देलेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा करंट अफेयर के सीरीज में शामिल है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25। यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CGPSC या CG व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और यदि आप नए हैं, नए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बजट से संबंधित यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक बजट की जो परिभाषा है उसके साथ साथ बजट से संबंधित जितने भी चीज़ें हो उसको मैं व्यवहारिक रूप से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के जो हमारा चर्चा के बिंदु में शामिल है, चर्चा में क्यों, छत्तीसगढ़ का बजट का सामान्य जानकारी और बजट से संबंधित जो है सरकार का विजन को हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद बजट 2024-25 के महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखेंगे और अंत में हम देखेंगे अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न को। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा में क्यों। जैसे कि आप जानते हैं कि 9 फरवरी को विधानसभा में छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 पेश किया गया। ठीक है, और यह जो बजट है इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बजट जो है अब तक का डिजिटल बजट है, मतलब छत्तीसगढ़ के इतिहास का डिजिटल बजट है प्रथम, और अब तक का सबसे बड़ा आकार में भी ये बजट पेश किया गया है। यह जो बजट है करीब 1,47,446 करोड़ का है। ठीक है, तो इसलिए भी ये बजट जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अब बजट के महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखने से पहले अब हम यहाँ पे सामान्य जानकारी लेंगे कि बजट होता क्या है। देखिए, जो बजट है एक निश्चित अवधि में सरकार की आय और व्यय का क्या होता है, लेखा जोखा होता है। ठीक है, मतलब एक वर्ष में क्या आय होगा, क्या व्यय होगा, ये सब चीजें हमें बजट में ही देखने को मिलता है। ठीक, साथ ही साथ देखिए इसमें पिछले, वर्तमान और अगले वित्त वर्ष में किन किन स्रोतों से पैसा मिला या मिलेगा और किन किन मदों पर पैसा खर्च किया जाएगा, ये सारी चीजें हमें बजट में ही देखने को मिलता है। यदि इसको साधारण उदाहरण के तौर पर समझे तो मान लीजिए मंथली किसी को इनकम मिल रहा है, तो जो भी इनकम होता है तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें कि इतना पैसा हमारे पास आया, अब इतना पैसा को हमें खर्च करना है, इन जगहों पे खर्च करना है, इतना पैसा को बजट में भी रखना है। ठीक है, ताकि आने वाले समय में काम आ जाए। तो सेम इसी तरह बजट जो होता है जहां हम आय और व्यय को देखते हैं। देखिए, अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 202 में हमें वार्षिक वित्तीय विवरण देखने को मिलता है, और इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को सामान्य रूप से हम बजट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी था जहां हमने इसके परिभाषा और संवैधानिक प्रावधान को देखे। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट है, हम बजट में केवल आय और व्यय को ही नहीं देखते। यदि हम राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करते हैं तो हमें बजट में सरकार का एक विजन भी देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पे भी हमें सरकार के ऐसे ही कुछ विजन देखने को मिलेगा जो एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि में मील का पत्थर साबित होने वाला है। ठीक है, देखिए समझिएगा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बजट में हमें अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 देखने को मिल रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, यह जो विजन है हमें 1 नवंबर 2024 को डॉक्यूमेंट के रूप में देखने को मिलेगा, और इसी में हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि 2047 तक छत्तीसगढ़ जो है किस तरह से विकासशील से विकसित राज्य बनेगा। आपको मैं बता देता हूं कि 2047 में आज़ादी का 100 वर्ष कंप्लीट होने वाला है, और इसी 100 वर्ष कंप्लीट होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ को विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनाने का राज्य सरकार का मंशा है। ठीक है, और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी देखिए GDP लगभग 5 लाख करोड़ रुपया है छत्तीसगढ़ का। इसे दोगुना करते हुए 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ करने का राज्य सरकार का लक्ष्य है 2028 तक। ठीक है, तो ये विजन मेन है, और इसका जो है मध्य अवधि में हमें 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य करना है। ठीक, अब देखिए इस साल की यदि हम बात करते हैं तो इस वित्तीय वर्ष में जो राज्य के स्वयं का राजस्व है, इस राजस्व को 22% तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो बजट होता है केवल और केवल आय और व्यय का लेखा जोखा ही नहीं होता, साथ ही साथ ये सरकार का विजन का भी एक दस्तावेज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया
कि 2047 तक छत्तीसगढ़ राज्य को विकासशील से विकसित किया जाएगा। और इसी विकासशील से विकसित की ओर जाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है स्वॉट एनालिसिस किया जाएगा। देखिए यहाँ पे एस का मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब थ्रेट्स। आपको पता है होगा, यदि आप प्रबंधन से संबंधित चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्वॉट एनालिसिस देखने को मिलता है। और ये जो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हम कमियों को हटाकर मतलब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्वॉट एनालिसिस। ठीक, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और, जो लक्ष्य है 2047 का, इसके लिए जो है 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ भी सरकार द्वारा पेश किया गया है। इसमें जो पहला रणनीतिक स्तंभ है ज्ञान, इसमें लिखा गया है हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु। दूसरा जो है इसमें तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। तीसरा तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना। चौथा प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल। पांचवा अर्थव्यवस्था की सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। छठवां सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। सातवां बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो। आठवां डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट पॉकेट्स। नौवां छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास। और 10वां जो है क्रियान्वयन का महत्व। तो छत्तीसगढ़ राज्य को विकासशील से विकसित की ओर ले जाने के लिए ये 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ जो है सरकार के द्वारा पेश किया गया है। चलिए अब इसी 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ को हम बारी बारी से समझते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहला जो हमारा रणनीतिक स्तंभ है ज्ञान हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु। देखिए यहाँ पे ज्ञान में जी का मतलब होता है गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी। तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, आपको पता ही होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं या अर्थव्यवस्था के केंद्र में हम इन्हें देखते हैं। और राज्य सरकार का यह कहना है कि यदि हम इनकी ऊर्जा को सही दिशा और अवसर दें तो आर्थिक उन्नति को बहुत ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अभी जो सरकार है उसका जो लक्ष्य है इन 4 यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को प्रमुख रूप से फोकस किया जाएगा और इन्हीं की ऊर्जा के बदौलत जो है छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को किया जाएगा। ठीक है, देखिए जो दूसरा है तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। तो अब जो है आर्थिक विकास के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाएगा। और इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना किए जाने की बात किया जा रहा है। ठीक है, और बजट में हम 266 करोड़ रुपए का प्रावधान भी देखते हैं। तो यदि अर्थव्यवस्था में तकनीक का उपयोग किया जाएगा तो जायज़ है कि जो अचीवमेंट है, लक्ष्य है, उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो तीसरा रणनीतिक स्तंभ है तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना। ठीक, इसमें देखिए पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि किया गया है। और आपको पता ही होगा कि पूंजीगत जो व्यय होता है वो आने वाले समय में हमें पैसा देता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है राजस्व व्यय, राजस्व में क्या होता है, पैसा खर्च होता है, उससे हमें आने वाले समय में या भविष्य में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। लेकिन जब हम पूंजीगत व्यय करते हैं तो भविष्य में हमें उसका लाभ जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जो है पिछले बजट की तुलना में इस बार जो 20% की वृद्धि किया गया है। अगला जो स्तंभ है प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल। आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ जो है संसाधनों की दृष्टि से संपन्न राज्य है। यहाँ आपको प्राकृतिक संसाधन में देखिए वन देखने को मिलता है, खनिज देखने को मिलता है, लघु वनोपज देखने को मिलता है। तो ये जो संसाधन है और इसी संसाधनों का उचित दोहन करके जो है अर्थव्यवस्था का विकास किया जाएगा। तो ये चौथा स्तंभ था। पांचवा स्तंभ देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। अब सेवा क्षेत्र में नई नई चीज़ों को भी देखा जाएगा, तलाशा जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि आईटी सेक्टर की स्थापना, हेल्थ डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन, बिजनेस टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन जैसे नए उभरते संभावनाओं पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है नई संभावनाओं पर जोर। चलिए आगे देखिए छठवां रणनीति स्तंभ को सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए देखिए मॉडर्न इकोनॉमिक फिलोसफी जैसे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो प्रणाली, ऑनलाइन परमिशन इत्यादि का पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जो है
प्रयोग किया जाएगा, ठीक। और वहीं जो रेड टेपिज्म का कल्चर है उसके स्थान पर रेड कारपेट कल्चर को अपनाया जाएगा, ऐसा सरकार का मंशा है, ठीक है। अगला जो है बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन क्षेत्रों में यदि हम बात करते हैं, बस्तर पूरे संभाग की बात कर लेते हैं और सरगुजा भी पूरे संभाग की बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों में जो है एयर कनेक्टिविटी, इको टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड नेचुरोपैथी डेस्टिनेशन के रूप में विकास किया जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ लघु उद्योग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, या यूँ कहा जाए तो वहाँ पे लघु वनोपज देखने को मिलता है। तो लघु वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए उन क्षेत्रों में जो है उद्योगों की स्थापना किया जाएगा। और यदि हम सरगुजा की बात करते हैं तो वहाँ पे उद्यानिकी फसल हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इन क्षेत्रों को बढ़ावा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। ये हम वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात कर रहे हैं। अगला जो रणनीतिक स्तंभ है डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। देखिए तीव्र आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकृत नीति पर काम करते हुए विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स की स्थापना किया जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स की स्थापना। अगला जो है छत्तीसगढ़ संस्कृति का विकास। आपको पता ही होगा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए संस्कृति का विकास भी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अधूरा सा हो जाता है, ठीक। अगला जो देखिए आखिरी है क्रियान्वयन का महत्व। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जगह अब गढ़बो से पहले करबो पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार का इस बार हम मूल मंत्र देख रहे हैं, जहां गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को ना देखकर गढ़बो से पहले करबो पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अभी तक मैंने आपसे जो भी बात किया, आपको जो भी बताया, इसमें हमने क्या देखा कि जो बजट है उसमें सरकार की क्या विजन होती है। देखिए बजट को दो भाग में बांटकर देखिए, एक क्या होता है, हमें एक वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा मिलता है। वही हम दूसरा पक्ष की बात करते हैं तो इसमें हमें सरकार का जो है विजन देखने को मिलता है कि आने वाला समय में, आने वाला 10 साल 20 साल में सरकार जो है राज्य को किस ओर लेकर जाएगी। तो अभी मैंने बात किया सरकार के विजन के बारे से, जहां पे मैंने आपको बताया कि जो राज्य सरकार है उनका मंशा है कि 2047 तक राज्य को विकासशील से विकसित राज्य बनाया जाएगा। और वही मध्यावधि लक्ष्य जो था, जो राज्य का जीडीपी है 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ करना, ठीक है। तो अभी तक हमने इस पक्ष को देखा, अब हम देखेंगे यहाँ पे आय और व्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण आंकड़ों को देख लेते हैं। जो बजट सत्र था ये 5 फरवरी से 28 फरवरी तक चला, ठीक है। और बजट जो है 9 फरवरी को पेश किया गया था। ये जो बजट है राज्य का 24वां क्रम का बजट है और इससे प्रस्तुत करने वाले हैं श्री ओपी चौधरी जी द्वारा, ठीक है। और ये जो बजट है इसका आकार है 1,47,446 करोड़ रुपया। देखिए अभी तक बजट जो है 4 मंत्रियों के द्वारा पेश किया गया है, जिसमें से 2 मुख्यमंत्री हैं। ये जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल जी है, ये वित्त विभाग को अपने ही अंडर रखे हुए थे। लेकिन यदि हम राज्य स्थापना की बात करते हैं तो इस समय हमें रामचंद्र सिंहदेव, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे पहले बजट पेश करने वाले जो मंत्री थे वो रामचंद्र सिंहदेव थे। इसके बाद रमन सिंह को देखते हैं जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उसके बाद देखिए भूपेश बघेल को देखते हैं और अंत में अब इस वर्ष जो है मतलब विधानसभा का जो 6वां कार्यकाल चल रहा है इसमें हम ओपी चौधरी को देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे कि अभी तक जो है 2 मुख्यमंत्रियों के द्वारा बजट पेश किया गया है या किया जाता था, और इससे पहले हम रामचंद्र सिंहदेव को देखते हैं और अभी जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं हमारे ओपी चौधरी जी हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको वित्त मंत्री के बारे से बताया, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं बजट से संबंधित। आपको पता ही होगा कि जो बजट है सदन में लाया जाता है तो एक ब्रीफकेस में लेकर आया जाता है। तो यहाँ पे हम ब्रीफकेस देख रहे हैं। देखिए ब्रीफकेस का फ्रंट लुक है और ये बैक लुक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमृत काल के न्यू का बजट और यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेट सीजी। तो ये जो अमृत काल के न्यू का बजट और ग्रेट सीजी जो है इसे हम थीम मान के चलते हैं, यही हमारा इस वर्ष का बजट का थीम है। देखिए जो ब्रीफकेस है यहाँ पे छत्तीसगढ़ महातारी और दूसरे साइड हम देख रहे हैं भारत माता को, ठीक है। और बीच में छत्तीसगढ़ का मैप है और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार का लोगो, ठीक है।
ग्रेड सी जी, इसमें आप देखेंगे जी से गारंटी, आर से रिफॉर्म, ई से इकोनॉमिक ग्रोथ, ए से अचीवमेंट, टी से टेक्नोलॉजी, सी से कैपेक्स और जी से गुड गवर्नेंस। तो ये ग्रेड सी जी पे आधारित है इस वर्ष का बजट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए किस तरह से हम देख रहे हैं कि साल दर साल हर वित्तीय वर्ष में हमें बजट को बढ़ते हुए देख रहे हैं। इस साल का जो बजट मैंने आपको पहले बताया अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो कि 1,47,446 करोड़ रुपए का है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20, इस समय 90,910 करोड़ का बजट पारित हुआ था। इसके बाद 2021 में 95,650 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। इसके बाद देखिए 21-22 में 97,106 करोड़ का बजट पारित किया गया। 22-23 में देखिए 1,04,000 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। वहीं 2023-24 में 1,21,500 करोड़ का बजट पारित किया गया था। देखिए साल दर साल हम यहाँ पे बजट को बढ़ते हुए देख रहे हैं। और यदि हम राज्य निर्माण के समय की बात करते हैं तो वित्तीय वर्ष 2001-2002 की यदि हम बात करते हैं तो इस समय जो बजट जो पेश किया गया था ये था 5,705 करोड़ रुपए। देखिए अब इस आंकड़ा को देखिए जो राज्य स्थापना के समय का बजट का है और अभी वर्तमान में देखिए 1,47,446 करोड़ रुपया, मतलब बहुत ज़्यादा हम बजट के आकार को देख रहे हैं और ये साल दर साल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेंस लिख रहे हैं और बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आप इन सब चीज़ों को मेंस में उल्लेख भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बजट के बारे से एक नज़र में कुल आय, देखिए मैंने आपको बताया कि जो बजट होता है उसमें हम कुल आय को देखते हैं और कुल व्यय को देखते हैं। तो कुल आय जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ये 1,47,500 करोड़ रुपए है। ठीक है, यदि हम पिछले वर्ष से तुलना करते हैं तो देखिए 22% की वृद्धि हमें देखने को मिल रहा है। और वही हम कुल व्यय की बात करते हैं तो 1,47,446 करोड़ रुपए है। ये भी पिछले वर्ष से तुलना करें तो 22% वृद्धि इसमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखिए कुल आय और कुल व्यय की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे राजस्व आधिक्य देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो राजस्व आधिक्य है 1,060 करोड़ रुपए का हमें यहाँ पे राजस्व आधिक्य देखने को मिल रहा है। ठीक, अब यहीं पे राजस्व व्यय की बात करते हैं तो 1,24,840 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय देखने को मिल रहा है। पूंजीगत व्यय जो है 22,300 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय है। राजकोषीय घाटा की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे 16,296 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा है। ठीक है, वही जीएसडीपी की बात करते हैं तो राज्य का जीएसडीपी जो है 5,61,736 करोड़ रुपए है। और जीएसडीपी के रूप में जो हम राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो ये 2.90 है। तो ये आंकड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा जो है बजट 2024-25 में कितने प्रतिशत है। ठीक है, रुपए की यदि बात करता है तो आप यहाँ पे 16,296 बोल सकते हैं। ठीक, तो ये था बजट के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जो फैक्चुअल बातें हैं। अब हम धीरे से और भी बजट को अच्छे समझते हैं। देखिए जो बजट होता है इसे दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, ये जो है आपको और अधिक समझाने के लिए लेकर आया हूं ताकि आप बजट को आप अच्छे से समझ जाए कि बजट जो है दो भाग में बटा होता है। एक को हम बोलते हैं राजस्व बजट और दूसरे को बोलते हैं पूंजीगत बजट। ठीक है, देखिए जो राजस्व बजट है इसमें हम राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय को देखते हैं। तो इस वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करते हैं तो यहाँ पे राजस्व प्राप्ति जो है 1,25,900 करोड़ रुपया है और वहीं राजस्व व्यय जो है 1,24,840 करोड़ रुपया है। ठीक है, और जब हम राजस्व प्राप्ति की बात करते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक राज्य से प्राप्त राजस्व और केंद्र से प्राप्त राजस्व। तो यदि हम राज्य से प्राप्त राजस्व की बात करते हैं तो ये 68,400 करोड़ रुपया है और वही केंद्र की बात करें तो 57,500 करोड़ रुपया है। ठीक है, और वही हम पूंजीगत बजट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय की बात होती है। यहाँ पे 21,600 करोड़ रुपए जो है पूंजीगत प्राप्ति है और 22,300 करोड़ रुपए जो है पूंजीगत व्यय है। तो ये जो है बजट का सिंपल सा अवधारणा है जिसे आपके सामने समझने के लिए लेकर आया है। ठीक है,
अब यहाँ पे उसको और ज़्यादा डिटेल्स में समझते हैं। जो राजस्व आय है, या यूँ कहा जाए जो बजट का जो आय है और बजट का व्यय है, इसको हम और भी अच्छे डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ पे देखिए प्राप्तियों की बात करते हैं, जो कि 1,47,500 करोड़ रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समझिए कि जो राजस्व प्राप्ति है, पिछली स्लाइड में हमने देखा 1,25,900 करोड़ रुपए का है, और पूंजीगत प्राप्ति जो है 21,600 करोड़ का है। प्रतिशत की बात करते हैं तो 85% जो है राजस्व से है, और दूसरा जो है 15% पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम यदि हम राजस्व प्राप्ति की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो है डायग्राम, इसमें हम देख रहे हैं कि स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, मतलब स्टेट जो है अपने टैक्स से जो राजस्व कलेक्ट करेगा वो जो है 49,700 करोड़ रुपए का है। और वही नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो 18,700 करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो राजस्व प्राप्ति है या राजस्व आय है वो दो तरीके से प्राप्त हो रहा है, एक केंद्र के द्वारा, दूसरा जो है राज्य से। तो राज्य से जो है, जो टैक्स से जो प्राप्त हो रहा राजस्व वो 49,700 है, और नॉन टैक्स से जो प्राप्त हो रहा है वो 18,700 है। ठीक है, वही हम बात करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो राजस्व प्राप्त हो रहा है तो वो टोटल 57,500 करोड़ रुपया है, जिसमें से देखिए शेयर ऑफ नेट प्रोसेड्स ऑफ यूनियन टैक्स, जो टैक्स है उससे हमें जो प्राप्त हो रहा है वो 44,000 करोड़ रुपया है, और वही ग्रांट्स मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा वो है 13,500 करोड़। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, परसेंट को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जो राजस्व प्राप्ति होगा, एक तो राजस्व आय है, तो यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर राजस्व आय बनता है, और दूसरा जो है पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्ति। तो टोटल पूंजीगत प्राप्ति है 21,600 करोड़ रुपया है। देखिए इसमें जो है नेट पब्लिक डेप्ट है ये सबसे ज़्यादा है 91%, जो कि 19,750 है। उसके बाद हम देखते हैं नेट पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट है जो कि 1,700 करोड़ रुपया है, और अंत में रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांस ये जो है 150 करोड़ रुपया है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं राजस्व व्यय के बारे से। तो आपको पता ही होगा कि जो राजस्व व्यय है या बजट व्यय की बात करते हैं तो 1,47,446 करोड़ रुपया है। ठीक है, अब ये जो बजट है कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, तो इसमें देख रहे हैं लोन एंड एडवांस में 306 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर में है 22,300 करोड़ रुपया का खर्च किया जाएगा, और वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 1,24,840 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बजट का जो है आय का बात किया था, और ये व्यय। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पैसा खर्च होने वाला है इस स्लाइड में हम देख रहे हैं। आगे और डिटेल्स में देखते हैं कि जो रुपये का आना है वो कैसे आ रहा है। तो परसेंट को आप याद कर लीजिएगा, यहाँ परसेंट से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए राज्य का अपना राजस्व, तो यहाँ पे 46% हम देख रहे हैं राज्य का अपना राजस्व, जो कि टैक्स से है, नॉन टैक्स से है। ठीक, वही हम भारत सरकार का बात करते हैं तो टोटल यहाँ से जो हमें प्राप्ति होने वाला है 39% प्राप्ति होने वाला है, जिसमें केंद्र सरकार का टैक्स है और कुछ ग्रांट मिल रहा है अपने को गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और वही पूंजीगत प्राप्ति की बात करते हैं जो कि 14.6% है। जो पूंजीगत प्राप्ति होना है वो नेट पब्लिक डेब्ट से हो रहा है, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस से हो रहा है, नेट पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट से हो रहा है। तो ये इस तरह से जो रुपया आएगा कहाँ कहाँ से आएगा ये हम इन सब चीज़ों में देखे हैं। सबसे ज़्यादा जो रुपया आ रहा है वो 33.7% है। ठीक है, जो कि राज्य का खुद का टैक्स रेवेन्यू है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं रुपये का जाना। अब हम देखेंगे कि जो बजट पारित हुआ है कहाँ कहाँ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रतिबद्ध व्यय जो कि 34% है, और सहायता एवं सब्सिडी में अनुदान जो है 41% है। तो राज्य सरकार जो है सबसे ज़्यादा जो खर्च करते हैं अपने बजट का वो इन्हीं चीज़ों पे लग जाता है, ग्रांट्स इन एड्स, दूसरा सब्सिडी। ठीक है, मतलब किसी को सहायता देना है, सब्सिडी देना है, तो उसी में जो है सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो जा रहा है। और वही हम प्रतिबद्ध व्यय की बात करते हैं तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो खर्च हो रहा है सैलरीज में हो रहा है, दूसरा पेंशन में हो रहा है, और तीसरा इंटरेस्ट पेमेंट में हो रहा है। ठीक है, और वही हम बात करते हैं कैपिटल वर्क्स एंड इन्वेस्टमेंट में 15% जा रहा है, और अदर जो है 10% है। ठीक, सबसे ज़्यादा यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये सबसे ज़्यादा खर्च हमें यहाँ देखने को मिल रहा है 33% का, जो कि
सहायता राशि के तौर पे खर्च किया जा रहा है। ठीक, तो इसे भी आप ध्यान रख लेंगे, रुपये का जाना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस किस विभाग में कितने राशि का आवंटन किया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा राशि आवंटन देखते हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग में देख रहे हैं, जो कि 21,489 करोड़ रुपए है। ठीक, उसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 17,526 करोड़ रुपए, कृषि विभाग में 13,435 करोड़ रुपए। ठीक, इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस विभाग में कितने करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ दिया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग में कितने करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है 21,489 करोड़ रुपया। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम देख रहे हैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में, जो कि 5,047 करोड़ रुपया है। ठीक, तो आप यहाँ पे स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग को आप याद कर सकते हैं कि इसमें कितना राशि अंतरित किया जा रहा है। ठीक है, तो कृषि विभाग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। तो यहाँ पे जो 13,435 करोड़ रुपए जो है कृषि विभाग के लिए खर्च किया जा रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऊर्जा विभाग, यहाँ पे जो है 8,009 करोड़ रुपए का जो है बजट पारित किया गया है। ठीक, चलिए अधोसंरचना के क्षेत्र में कहाँ कितना पूंजी लगाया जा रहा है। देखिए ये जो है एक प्रकार का कैपिटल व्यय है, ध्यान रखेंगे, जो कि पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय अगर जितना ज़्यादा होगा आने वाले समय में हमें उससे रेवेन्यू भी देखने को मिलता है। तो ये जो है एक प्रकार का पूंजीगत व्यय ही है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं। 1268 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जो कि 737 करोड़ रुपए का है। दूसरा, ग्रामीण सड़क कार्यक्रम चरण 2, इसमें 450 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लाइन के लिए 300 करोड़ रुपए, चिरमिरी नागपुर हाल्ट रेल लाइन के लिए 120 करोड़ रुपए। ठीक है, ऐसी यदि हम बात करते हैं, देखिए एडीबी सहायता से सड़कों का निर्माण, ठीक, जो कि 542 करोड़ रुपए है। उसके बाद 175 करोड़ रुपया 349 पुलों के निर्माण के लिए किया जाएगा। तो ये इस तरह से है जो कि हमें पूंजीगत व्यय के रूप में देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं योजना को लेकर कि किस योजना में बजट का कितना राशि खर्च किया जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो देखिए इसमें कुछ कुछ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि हम बात करते हैं कृषक उन्नति योजना का, तो यहाँ पे देखिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट राशि का प्रावधान किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो है इस बार हम बजट देख रहे हैं योजना में, तो 10,000 करोड़ रुपए का है, वो भी कृषक उन्नति योजना को लेकर। ठीक है, दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,369 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपए। ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल के विकास एवं रखरखाव के लिए 3,952 करोड़ रुपए। ठीक, 5 एचपी कृषि पंप के लिए देखिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 3,400 करोड़ रुपए का। महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ रुपए का। अमृत मिशन योजना के लिए 700 करोड़ रुपया। श्री रामलाल दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए जो है 300 करोड़ रुपये के लिए प्रावधान किया गया है। अब इसमें देखिए जो आपको याद करना है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो है कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, महतारी वंदन योजना, ठीक, और प्रधानमंत्री जनमन योजना। तो ये योजना है, इस पर इतनी राशि खर्च की गई है और जिसको मैं यहाँ पे टिक किया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। प्रधानमंत्री जनमन योजना, ये जो योजना है मुख्य रूप से एसटी समुदाय के लिए है, और वो भी जो विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजाति है। आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है 5 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है। तो इन्हीं 5 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लिए जो है प्रधानमंत्री जनमन योजना लागू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए यदि विभागवार बात करें तो ये इसमें हम पहले स्लाइड में बात कर चुके हैं। यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि किस विभाग में कितना ज़्यादा वृद्धि हुआ है। ठीक है, ये आंकड़ा को हमने पिछले स्लाइड में भी देखा।
यहाँ पे हम ये बस देखेंगे कि किस विभाग में कितना वृद्धि किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हम देख रहे हैं वो है महिला एवं बाल विकास विभाग में, जो कि 112% का वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना करने पर ना। अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए आपको पता ही होगा कि महतारी वंदन योजना जो है राज्य में लागू किया जा रहा है, ठीक है, और इसी योजना में जो है 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो इसीलिए इस विभाग में हमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रहा है 112% का, ठीक। वही हम लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग की बात करते हैं तो यहाँ 97% की वृद्धि है। खनिज साधन विभाग की बात करें तो 80% का। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो 70% का। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बात करते हैं तो 37% का, ठीक है। ऊर्जा की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ऊर्जा में जो है 20% का वृद्धि है। स्कूल शिक्षा विभाग में 10% का वृद्धि है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वहाँ पे यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट की बात किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि किस विभाग में सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि देखने को मिला बजट में, ठीक है। तो ये है महिला एवं बाल विकास विभाग। चलिए अब यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो बजट है वो जो बजट है किस विभाग में कितना प्रतिशत जो है राशि आवंटित किया गया है, ठीक है। यदि हम कुल बजट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में 15.95% बजट आवंटन है। कृषि विभाग की बात करते हैं तो यहाँ पे 14.05% जो है बजट का एक हिस्सा है। वही हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो 12.06% है। अधोसंरचना क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ 11% है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं तो 6.92% है, ठीक है। वही ऊर्जा विभाग में 5.43%, गृह विभाग में 5.13%, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में 3.76%, महिला एवं बाल विकास विभाग में 3.54%, वन विभाग में 2.22% और आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग में 2% है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि किस विभाग में कितना प्रतिशत राशि आवंटित किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। और सबसे ज़्यादा हम किस विभाग में देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं, जो कि 16% लगभग हमें यहाँ पे बजट राशि देखने को मिल रहा है, ठीक। चलिए अब अंत में हमेशा की तरह अभ्यास हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। देखिए क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 1,47,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1,47,446 करोड़, ऑप्शन सी 1,47,400 करोड़ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन ए ओपी चौधरी, ऑप्शन बी भूपेश बघेल, ऑप्शन सी विजय शर्मा और ऑप्शन डी जो है अरुण साव, ठीक। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कितने रुपए का बजट का प्रावधान है? ऑप्शन ए 10,000 करोड़, ऑप्शन बी 8,369 करोड़, ऑप्शन सी 4,500 करोड़ और ऑप्शन डी जो है 3,500 करोड़, ठीक है। तो ये यहीं तक था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।